Good morning, children. Good morning, students. Good Good morning, morning, sir. sir. This Good is a morning, Good sir. combined. morning, sir. This is a combined class of class 12 D and F of 21-22 session, and is a very targeted group of KB2 delegate first shift, and I'm enlightened to see this beautiful audience in front of me. Though its attendance is very less today, स्टूडेंट्स यू कैन सेंड द मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड एक सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए अपना कैमरा ऑन कर लेंगे एंड लेटर ऑन यू कैन switch off camera because the network issues and network charges or you can say data issues are there. I'm not going to disturb you much, but only thing 1 minute के लिए अपना कैमरा ऑन कर लेंगे और जो पार्टिसिपेंट मेरा प्रेजेंट करता होगा अब वो अपना कैमरा ऑन करके प्रेजेंट करेंगे। तो 1 सेकंड के लिए बाकी सारे पार्टिसिपेंट अपना कैमरा ऑन कर लेंगे और यू यूटिलाइज दिस टाइम। जैसे सुजीत हैं, अर्जुन नहीं, प्रीति हैं, नीतिका, नो नीतिका नॉट, नंदिनी है, कनिष्क शर्मा है, सुनील, जिनका अभी इसमें लिस्ट में नाम नहीं है, दे कैन कॉल देयर फ्रेंड्स। एक बच्चा मिस नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों का नाम नहीं हो, दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी। सर्टनली दिस स्टूडेंट्स विल इंस्पायर यू विद देयर प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ इस छोटे से सेमिनार, वेबिनार कह लो इसको, सेमिनार का भाई वेबिनार ऑन व्हेन इट हैपेंस ऑन नेट, दैट इज कॉल्ड वेबिनार। ओके, तो वेब पर होने वाली चीजें वेबिनार, सेमिनार से बना हुआ वर्ड है। तो आज मैं आई वेलकम आयुषी टू प्रेजेंट हिज आयुषी। आयुषी प्रेजेंट करेंगी अपना। सर स्क्रीन प्रेजेंट करके करना है। हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट करो बेटा, दिस ऑलवेज गुड, सर स्क्रीन प्रेजेंट कैमरा भी करना। ऑन करना है। कैमरा ऑन हो सकता है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा सर, इसकी ठीक प्रेजेंट है करो। फिर। IOC one thing you do, you present the screen for everybody. Okay, तो स्लाइड ही ठीक तो है मूव सर। करना होगा, ठीक है। ओके, सो IOC चलिए तैयार हो जाइए अपने इस प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक बाकी बच्चे भी अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर लें, और जितने भी हमारे अदर पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका टर्न इस बार नहीं है, नेक्स्ट किसी दिन होगा, आप तैयार कर लें। हर टॉपिक को मैं इस तरह से डील करूंगा ताकि हमारे बच्चे एग्जामिनेशन से पहले एक बार तैयार दें। IOC आप जैसे स्टार्ट करेंगे मैं बोलना बंद कर दूंगा बेटा। ओके, प्रीति, कनिष्क, सुनीश कुमार, उत्कल साहू, रिया, दीपेंद्र, you all are requested, you are all required to call your friends and join the class. Others, कार्तिक गुलाटी, शुभांकिता, सान्या कुमारी, अनुप्रिया, Abhijit, all, Rahul Rana, what whoever is seen on the screen directly, you all are required to call your friends. Don't miss to call your friends. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ एसोसिएशन। मेरा क्लास, मेरा दोस्त कहीं छूट ना जाए, ठीक है। आयुषी, ओके बेटा, स्टार्ट। वी आर सर गेटिंग लेट। 2 मिनट। 2 मिनट में तो पूरा टाइम निकल जाएगा बेटा, 2 मिनट नहीं होना चाहिए ना। चलो किसी और कोई और बच्चा भी कोशिश करो प्रेजेंट करने का बेटा, यू कैन डू स्टूडेंट्स। So today is a presentation on the topic small webinar we are conducting, and this is the purpose to prepare the things very fast. When things change, when students think to change, if it is not, it is a teacher's job, but when students they make effort, then really the things happen to change. अगर बच्चे वास्तव में लग जाते हैं किसी काम को, उनके पास बहुत पोटेंशियल होता है। हाँ, बस उनको लगने की जरूरत है। तो जब बच्चे किसी काम में लगेंगे तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि उनके सामने एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आई हैव टू इम्प्रूव, आई हैव टू शो। और ये सेंस ऑफ जो रिकॉग्निशन होता है ना, वो बच्चों में बहुत डायनेमिक चेंज डालने का लाता है। तो इसीलिए वजह से मैंने एक वेबिनार का आयोजन किया, ताकि बच्चे खुद देखें कि उनकी क्या कमियां हैं, उनके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है। बीइंग ए टीचर आई नो कि हु स्टैंड्स वेयर, कौन बच्चा हमारा कहाँ स्टैंड करता है। ओके, हेलो चिल्ड्रन, आर यू रेडी? इट्स वी आर गेटिंग लेट। ओके, चलिए बेटा जल्दी करें, इस पूरे कार्यक्रम में डिले होगा। आज भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं,
बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, इनको जैसे इनको बोलिए कि ज्वाइन करने के लिए, जल्दी जल्दी मीटिंग ज्वाइन कर लें। ओके, हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे थे, चलो मैं ही प्रेजेंट कर देता हूँ बेटा। फॉरेन एक्सचेंज की मैं बात कर रहा था। सर और हो गया बस आ गई मैं। ओके, मैं देखो मैं प्रेजेंट कर दिया तुमसे पहले, एंड यू डिलीट दिस इवेंट एंड आई डोंट वांट टू डिलीट। ठीक है, कर दिया आपने। आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा लेट मी प्रेजेंट बेटा ना, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, इट इज सीन बेटा, दिखाई दे रहा है मेरा? यस सर। यस हाँ, ये आसान है। ओके, क्योंकि बड़ा भी दिखाई दे रहा है, सबको विजिबल भी होगा, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। हाँ ये बेटा आरसी, चलिए। सो आरसी यू आर वेलकम नाउ। एक मिनट, अपना भी थोड़ा कैमरा ऑफ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि कोई नेटवर्क का इशू नहीं आए। चलिए चलिए स्टार्ट। सर आज का टॉपिक हमारा फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है। तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज वो सारी करेंसीज होती है जो कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी जैसे रुपीज है, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए हो जाएगा डॉलर, पाउंड और जितनी भी करेंसीज है। सर थोड़ा नीचे कर दो। हाँ बोलो। सर थोड़ा पीडीएफ नीचे कर दो। और अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिसमें एक करेंसी को हम किसी अदर करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज है, तो हमारा 1 रुपी इक्वल टू 1/60 होगा। मतलब एक करेंसी का प्राइस मतलब दूसरे करेंसी में क्या है वो हमारा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिर इसके बाद हमें नवंबर 6, 2019 के एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं। सर एक और नीचे का तो ओके बेटा, मैं अपना हाँ, इसमें नवंबर 6, 2019 के रेट दिए हुए हैं। जैसे $1 इज इक्वल टू 50.58 रुपीज, $1 इक्वल टू 38.42 रुपीज। देन ऐसे ही हमारे सारे कंट्री के दे रखे हैं। उसके बाद हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है, गोल्ड्स या फिर किसी दूसरी करेंसी से रिलेट करके। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे। और मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड तो करता है, पर ज्यादा इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ज्यादा मतलब ज्यादा वेरिएशन को रोकने के लिए उसमें सेंट्रल बैंक भी इंटरफेयर करती है। तो इसीलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग भी हम कहते हैं। सबसे पहला हमारा आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। चल नीचे कर दो। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जिसमें हमारा एक्सचेंज रेट मेनली फिक्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा गोल्ड या फिर किसी फॉरेन करेंसी में। अगर ये हम गोल्ड के टर्म्स में करते हैं तो हम इसको पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी बोलते हैं। और अगर हम इसको किसी दूसरी करेंसी के से रिलेट करके करते हैं तो इसको हम पेगिंग बोलते हैं। तो हिस्टोरिकली दो तरह के हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम थे: गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम हमारा 1870 से 1940 तक था। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था कि हर एक कंट्री अपनी जो भी करेंसी है उसको गोल्ड के टर्म्स में कर देती थी, और फिर उससे सब लोग अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट पता करते थे कि
कितना होगा। और ब्रेटन वुड सिस्टम, सेकंड हमारा ब्रेटन वुड सिस्टम था जो 1947 से 1971 तक चला था। इसको हम आईएमएफ स्टैंडर्ड भी कहते थे। ये 1945 में एग्जिस्टेंस में आया था। इसमें हम मेनली डॉलर को लेते थे, डॉलर को हम कन्वर्ट करते थे गोल्ड में और ईच करेंसी को डॉलर में। इसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी भी बढ़ता है और फॉरेन ट्रेड भी इनकरेज होता है, क्योंकि ये स्टेबल सिस्टम भी होता है। सर बस। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। आयुषी ने बहुत अच्छी तरीके से इसका एक्सप्लेन किया। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अभी तक सर आपकी वॉइस इको हो रही है। ओके बेटा, तो मेरा क्वेश्चन एक था, एक छोटा सा क्वेश्चन है, और कि अभी तक आपने जो पढ़ा बेटा, उसमें एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट एक वर्ड आता है, एंड रियल एक्सचेंज रेट, उसके बारे में बता सकती हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है और रियल एक्सचेंज रेट क्या है? एनीबडी कैन आंसर, कोई बच्चा भी बोल सकता है, आईयूसी इंक्लूडिंग आईयूसी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। जैसे देखो, $1 इक्वल टू मान लो कि 80 रुपीज है, तो ये हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है जिसकी चर्चा अभी आयुषी कर रही थी। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? $1 इक्वल टू 80 रुपीज, 90 रुपीज जो भी है, तो ये हमारा क्या कहते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज, मतलब एक करेंसी को दूसरे करेंसी के रूप में हमने एक्सप्रेस किया। लेकिन जब हम एक करेंसी में हम जितनी चीजें परचेज कर पाते हैं और दूसरी करेंसी में हम जितनी चीजें परचेज कर पाते हैं, जब इसका रेशियो निकालते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी का जो प्राइस लेवल है, तो प्राइस जो परचेजिंग कैपेसिटी है ना, प्राइस लेवल, और डोमेस्टिक करेंसी का जो प्राइस लेवल है, उनका जब रेशियो होता है, तो उसको हम कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट। मतलब वास्तव में वो करेंसी कितना परचेज कर पा रही है, जब इसका मूल्यांकन करते हैं तो वो होता है हमारा रियल एक्सचेंज रेट। चलो, थैंक यू। With this, we are going to proceed to the next participant, Sneha Rawat. Energetic, humble, obedient, and words are less for Sneha. Sneha Rawat, I call you for this your presentation. Sneha, please. गुड मॉर्निंग सर। Good तो morning. आज तो हम जैसे कि आयुष ने बताया कि हमारे जो उसमें फॉरेन एक्सचेंज चीज में होती है, तीन चीजें होती है। दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिस ये जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है डिटरमाइन किया जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन एक्सचेंज के फोर्सेस द्वारा ये है डिटरमाइन किया जाता है। और इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। इसको इसमें जो होता है बहुत ज्यादा ही हाई रिस्क होता है as compared to others. The third one is managed floating rate. ये जो होता है it refers to a rate which is determined by the market forces and the government. इसमें जो होता है थोड़ा low risk होता है as compared to flexible exchange rate. और जैसे कि जब सेंट्रल बैंक ये देखती है कि फ्लोटिंग रेट जो है कुछ ज्यादा हाई हो जाता है, तो वो क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज को सेल करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो उस एक्सचेंज रेट का जो रेट है वो थोड़ा लो कर सके। और जब वो देखती है कि अगर एक्सचेंज रेट जो है अगर वो ज्यादा ही लो है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना स्टार्ट कर देती है ताकि वो उसकी रेट को रेज कर सके, हाई कर सके। और इसको हम इट इज ऑल्सो नोन एज अ डर्टी फ्लोटिंग रेट सिस्टम। बस इतना ही था सर।
सर आप म्यूट हो। वेरी सैड, मैं तब से बोले जा रहा हूँ। ओके, कैसे आजकल अनम्यूट हो, म्यूट हो जा रहा है, कैसे बताने की। चलो, मैं ये कह रहा था कि आई वाज जस्ट प्रेजिंग फॉर स्नेहा एंड आई इंक्लूडेड IOC in that also, and what I told that IOC has already explained up to fixed exchange rate nicely. She spoke, and then Sneha Raut carried all these informations further, and she talked about the flexible exchange rate, and flexible exchange rate depends upon the फोर्सेस, फॉरेन एक्सचेंज फोर्सेस। उसको फॉरेन एक्सचेंज फोर्सेस कहते हैं। उससे अच्छा है कि फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब चूंकि फॉरेन एक्सचेंज के साथ जुड़ गया है वो, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई, और उससे मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की डिटर्मिनेशन होती है, प्राइस उसका रेट का डिटर्मिनेशन होता है। सिंपल सा चीज, दुनिया में चाहे वो इंडिया हो, चाहे इवन अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, हाँ, आजकल मैं अफगानिस्तान को टारगेट करता हूँ, तो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, वो चाहे चाइना भी क्यों ना हो, चाहे अपना पाकिस्तान भी, प्यारा दोस्त पाकिस्तान भी क्यों ना हो, तो ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं, कहीं भी हो, प्राइस का डिटर्मिनेशन अगर वर्ड आता है, ये मान लो कि डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मार्शल बाबा अपने काम आएंगे। ठीक है, जिसको कहते हैं गूगल बाबा, इसमें मार्शल जी काम आएंगे। तो मार्शल ने डिमांड और सप्लाई का जो रूल दिया, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। इवन आप कॉमर्स पढ़ते हो, कॉमर्स की डिमांड बढ़ रही है तो कॉमर्स की संख्या बढ़ गई। ठीक है, अगर देश की इनसिक्योरिटी हो जाए तो राफेल की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर मतलब इंजीनियरिंग की कमी हो जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन हो रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट जो फोर्सेस हैं, मतलब डिमांड और सप्लाई से ही हम फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। इसको डर्टी फ्लोटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें परचेज और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। ठीक है, और इसमें इसको डर्टी फ्लोटिंग इसको नहीं कहते, सॉरी, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके बाद वाला कौन सा है इसी मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि इसमें फ्लोट करता रहता है। अब इसके बाद हमारा अगले अगले जो पार्टिसिपेंट है, मैनेज फ्लोटिंग पे भी स्नेहा राउत ने कहा था, अपना विचार रखा था, तो इसको उन्होंने कहा था डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेल और परचेज किया जाता है। तो इतने सारी बातों के बाद अब हम अगले पार्टिसिपेंट को आमंत्रित करते हैं, और अगले पार्टिसिपेंट आइए अपने प्रेजेंटेशन को दीजिए। आरुषि मिश्रा, हम राइट? सर मेरी तो 8 स्ट्राइक थी ना। ओके ओके, देन आई थिंक तान्या है ना, तान्या? यस सर। ओके बेटा, तान्या, तान्या सर तो मैं हैव लॉन्ग ब्रीथ, डीप ब्रीथ लेके बेटा प्रेजेंटेशन करो। चलो, ठीक है सर। ओके ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमें कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ सकती है। वेरी तो गुड। यस सर, अभी तो सिर्फ हम 5 पढ़ रहे हैं, लेकिन और भी बहुत से हैं, बट ये थोड़े हाँ मेन्स हैं। हाँ तो फर्स्ट इज टूरिज्म। अगर हमें दूसरी कंट्री में जाना है, लाइक बहुत से कंट्रीज इंडिया में भी आते हैं, हम दूसरी कंट्रीज में टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें उस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे घूमने के लिए। तो इसलिए तो वो फर्स्ट इज टूरिज्म, तो हमें उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ सकती है। एंड सेकंड इज गिफ्ट एंड डोनेशंस। अगर हमारा कोई भी फ्रेंड या फिर रिलेटिव कोई भी दूसरे कंट्री में रहता है, तो हमें अगर उसे गिफ्ट देना है या फिर हमें डोनेशन के लिए भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ सकती है उस कंट्री की। एंड सिमिलरली थर्ड, एसेट्स। अगर हमें दूसरी कंट्री से हमें एसेट्स खरीदने हैं। और फोर्थ है हमारा इम्पोर्ट्स। अगर हम कुछ भी इम्पोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो उसके लिए भी हमको फिर फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी उस कंट्री की। एंड फिफ्थ इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन में क्या करते हैं कि लोग जब जब फॉरेन करेंसी का रेट कम रहता है तो उसे खरीद के वो लोग रख लेते हैं, और फिर जब उसका रेट बढ़ जाता है तो उसे उस कम रेट में बेचते हैं, तो उससे उनका बहुत प्रॉफिट होता है। तो फिर इस चीज के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जस्ट सर। लाइक शेयर मार्केट ना बेटा? यस सर, यस हाँ, सर। शेयर मार्केट में जैसे हम करते हैं ना। ठीक है, तो ये अभी तान्या ने फॉरेन एक्सचेंज के सोर्स के बारे में एक अच्छी जानकारी दी, और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में बताने का उन्होंने प्रयास किया कि किन किन माध्यमों से
हमको हम किन किन माध्यमों के ऊपर हम खर्च करते हैं जिसकी वजह से हम डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। जैसा कि उन्होंने गिफ्ट, डोनेशन, टूरिज्म, एसेट्स, इंपोर्ट्स, स्पेकुलेशन, इन बातों को उन्होंने हाईलाइट किया। इन वजहों से हमको विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड है, चलिए आगे बढ़ते, प्रोसीड। तान्या। सर ये तो अर्जुन का ना शायद से। अच्छा अर्जुन का, ओके ओके ओके, आपका एक ही था। ओके अर्जुन, यस कम सर। ऑन अर्जुन, बी फास्ट बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो सबसे पहले आ जाता है गिफ्ट। जिस तरह हम दूसरी कंट्रीज को गिफ्ट देते हैं, तो इसी तरह दूसरी कंट्रीज में हमें गिफ्ट देती हैं। तो टूरिज्म में फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया में आते हैं, तो वो कुछ इनफ्लो देखते हैं, वो भी केस है। जैसे कि मतलब वो इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट कर, तो वो उधर से हमें कुछ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, जैसे दूसरी कंट्री से हम सप्लाई कर। अर्जुन की आवाज क्लियरिटी नहीं है। एक मिनट में तान्या से ही बोलूंगा कि इन पॉइंट्स को, क्योंकि उन्होंने इससे पहले का जो पॉइंट कवर किया है उस पॉइंट पर बेस इसके आंसर्स निकल आएंगे। तो मैं तान्या से अनुरोध करूंगा कि तान्या इन पॉइंट्स को एक बार बोल दें, क्योंकि अर्जुन की वॉइस क्लियरिटी नहीं थी, और जो अर्जुन बोलना चाहते हैं उसको बोल दें। तान्या, तान्या जी। ओके सर, तो उससे पहले हमने पढ़ा कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत किन किन चीज़ों से पड़ सकती है। इसमें क्या है कि हमें हमारी कंट्री में दूसरे कंट्री की करेंसी किन किन सोर्सेज से आ सकती है, तो वो है, उसमें भी वही सेम ही है। तो पहला है टूरिज्म। अगर बहुत से दूसरी कंट्री के लोग हमारे इंडिया में आ करके घूमते हैं, लाइक देख टूरिज्म के लिए आते हैं, तो उसमें भी वो लोग वहाँ की करेंसी लेके आते हैं, तो उससे हमारे पास दूसरी कंट्री का एक्सचेंज आ सकता है, फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है, आता है। एंड सेकंड इज गिफ्ट एंड डोनेशन, वैसे ही वही सेम चीज़ है दूसरी। यस सर। बस बेटा गिफ्ट, बताओ, बोलो बोलो। हाँ बस वही सेम चीज मत बोलो, कुछ एक्सप्लेन करो, है ना। हर चीज को बोलना है, सेम चीज करके पतली गली से नहीं निकलना है, उसको बोलना है। ठीक है, ओके। यस सर। तो सेकंड, थर्ड इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अब दूसरी कंट्री हमारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे भी हम सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। एंड फोर्थ इज एक्सपोर्ट्स। तो आयुषी, योर थॉट, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। आयुषी क्या बोलेंगे एक्सपोर्ट्स पर, कैसे क्या बोलेंगे बेटा आप आयुषी? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में हाउ एक्सपोर्ट्स हेल्प। सर जब हम एक्सपोर्ट, बोलो बेटा, बोलो बेटा, चल। सर मैं ही बोलती हूँ सर, जब एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री में, तो वहां से भी उस चीज का पैसा आता है हमारे पास, तो फिर वो दूसरी, ये सर, आसान, चलो। दूसरी करेंसी में ही आएगा, तो फिर उससे भी हमारे पास दूसरी कंट्री का करेंसी आ सकता है, आएगा। ठीक वैसे ही फिर गिफ्ट्स एंड डोनेशन भी। है, वैसे ही नहीं, इसको बोलना है। ठीक है सर। जो उसने बोला वही काम करेगा। हाँ, मतलब फॉरेन से जैसे एनआरआई काम करते हैं ना बाहर, यस। है ना। तो एनआरआई के काम करते हैं, तो वो एनआरआई जो है पैसे भेजते हैं हमारे कोई आईबीएम में या किसी दूसरी कंपनी में, वहाँ अमेरिका में है, फोर्ड में है, किसी कंपनी में भी
हजारों कंपनियां हैं, तो वहां से जो वो भेजते हैं रिलेटिव अपने, ऐसे हम लोग यहाँ पर इंडिया में डोमेस्टिकली हम अपने पेरेंट्स को पैसे भेजते हैं, या किसी की बहन की, भतीजी की, या किसी की शादियां होती हैं उसमें भेजते हैं। उसी तरह हमारे जो रिलेटिव्स बाहर हैं तो वो भी वहां से पैसा भेजते हैं, है ना। तो वो हमारे पास जब बाहर से आएंगे तो पैसा क्या आएगा, वो फॉरेन एक्सचेंज में आएगा, जिस कंट्री में होंगे उस कंट्री से वो पैसा आएगा। ठीक है, जैसे आप यस को हमारे यहाँ जो इंडियन इकोनॉमी से मैं थोड़ा सा रिलेट कर लूँ, इंडियन इकोनॉमी में आपने पढ़ा ना कि भारत के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई थी, पढ़ा था ना। क्यों कमी हो गई थी कि 1991 में गल्फ क्राइसिस हुआ था, और गल्फ में जितने भी लोग रहते थे, भारत के लोग रहते थे, वहां से वो पैसा भेजते थे अपने रिलेटिव्स को, यही गिफ्ट एंड डोनेशन वाली बात आ गई। ठीक है, तो ये जो पैसा नहीं आता आया क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस हो गया। जैसे अभी अफगानिस्तान कैसे लोग, भारत के कुछ लोग, ज्यादा लोग तो नहीं अफगानिस्तान में रहे होंगे, लेकिन फिर भी जितने भी लोग थे, क्योंकि भारत का बहुत सारा मिशन चल रहा था, भारत ने डैम बनाया, भारत ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई वहां पर, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे थे, भारत की सड़कें बनवाई, बहुत सारा कुछ कर रहा था भारत। तो भारत के बहुत सारे लोग इंजीनियर्स वहाँ थे, सिक्योरिटी पर्सन थे, ITBF के जवान थे। तो ये लोग जितने लोग वहां से आए, वहां पर जो जो लोग थे, अब वहाँ क्राइसिस हो गया, तो वहां से जो करेंसी हमको अफगानिस्तान की जो मुद्रा होती है ना, वो उसमें पैसा भेजते या डॉलर में भेजते, तो वहां से जो पैसा आता अब वो बंद हो गया, क्योंकि वहां पर स्थितियां बदल गई। आर गेटिंग पॉइंट, समझ में आई बात। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये है हमारा गिफ्ट एंड डोनेशन। चलिए अब हम आते हैं अगले पार्टिसिपेंट की तरफ, और एनर्जेटिक एंड डायनेमिक आरुषि, यू आर वेलकम। हाँ, चलो पढ़ो बेटा, चलिए स्टार्ट कीजिए। आरुषि, आरुषि। सर डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन तो सर मेरे को बोला था आपने। अच्छा ठीक है, तो आप ही करो बेटा, मैं थोड़ा सा स्लिप कर जाता सर हूँ बेटा, कोई बात सर नहीं, आपने मुझे बोला था वो पढ़ लिया। कोई बात नहीं, आपसे फिर सुन लेंगे बेटा। ओके ओके सर। वेरी, हाँ सर अभी आरुषि बोले कि मैं बोलूं? पहले आरुषि का था स्लाइड कि आपका था? सर अभी जो आपने स्लाइड दी थी वो मेरी थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आरुषि का स्लाइड जो था, आरुषि अपना बोल दो बेटा। आरुषि सॉरी, सर मेरा तो वो था मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। मानो तो स्टार्ट, मानो फास्ट। सर मैं वो अपने कैमरे से दिखाऊंगा सर, नोट्स हैं मेरे, दिखा सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। करो तुम। सर वो मैं अपने कैमरे से दिखाऊंगा सर प्रेजेंटेशन, 1 मिनट। चलो ठीक ठीक है। तो, तो दोस्तों आज मैं पढ़ाऊंगा डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। मेरा कैमरा पिन कर लीजिए सब प्लीज। तो आज हम पढ़ाएंगे डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इसका मतलब क्या होता है? अब मान लो ये है इंडिया और ये है अमेरिका, ठीक है। अब मान लो ये कोई गुड है, इंडिया ने ये एक्सपोर्ट कराया अमेरिका में। अब अमेरिका ने इसकी पेमेंट कर दी डॉलर्स में, ठीक है, डॉलर्स आगे। पर हमारी कंट्री में तो डॉलर्स चलते नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑथराइज एक्सचेंज डीलर के पास जाके रुपीज में कन्वर्ट करा लेंगे। तो हमारे पास आ जाएंगे इसके रुपए, ठीक है, इसके रुपए आ गए हमारे पास। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें हुई है हमारी डिमांड हुई है रुपीज की और सप्लाई हुई है डॉलर्स की। एक बात याद रखना, कभी भी डिमांड बढ़े ना तो करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। और अगर सप्लाई बढ़े तो करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, समझ के। तो ये जो अप डाउन होती रहती है वैल्यू, इसे हम कहते हैं। सर कौन सा पॉइंट? शुरू से पढ़ा सर? हाँ आराम से बोलो। अच्छा आराम से। मतलब तुमने पूरी तैयारी की है, पूरा तुमने टीचिंग एड रख लिया है। ये इस बात की मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने सारा टीचिंग एड लिया। मैं एक्चुअली मुझे समझ में आ रहा है, इतना कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा सुनना चाहता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है इसलिए। ठीक है सर, स्टार्टिंग से कराता हूँ मैं, ठीक है सर। आराम ये ठीक है, ये दो कंट्री है, इंडिया और अमेरिका। अब इंडिया ने
अमेरिका में कोई गुड एक्सपोर्ट किया, मान लो ये कोई गुड है, ये एक्सपोर्ट करा दिया, अब अमेरिका में चलती है डॉलर, है ना, तो अमेरिका ने अज्यूम कर लो ये कैनेडियन डॉलर है वैसे, तो ये आया यहाँ पे इंडिया में। अब इंडिया में हमारे यहाँ तो डॉलर चलते नहीं है, हम क्या करेंगे, ऑथराइज डीलर के पास जाएंगे, एक्सचेंज डीलर के पास, और उससे हम रुपीज ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे रुपीज, ठीक है। तो इसे हम क्या एक्सपोर्ट कहा है, इसे हमारे इंडिया में फायदा हुआ है, हमारे रुपीज आएंगे, ठीक है। डिमांड बढ़ती है, अगर डिमांड बढ़ती है तो वैल्यू भी बढ़ती करेंसी की, पर अगर सप्लाई बढ़ती है तो वैल्यू घट जाती है। मतलब ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया भी, आज आगे से अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं और एप्रिसिएशन। तो फिलहाल तो यही है कि जब ये अप डाउन होती रहती है वैल्यू, सेम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कहते हैं करेंसी की। अब मान लो कि एक मैं मिनट मानव बहुत अच्छा बता रहे हैं। अभी जैसे आपने डॉलर को अपने देश में आप लेकर आए, वे तो एक्सपोर्ट से डॉलर आ गया ना बेटा, या और यस सर, सोर्स हैं उससे डॉलर आ गया, ठीक है सर, हाँ एक्सपोर्ट किया तो आपके पास डॉलर आ गया, करेक्ट ना? यस सर, यस हाँ, सर, और डॉलर क्या, अभी जो मानव ने दिखाने का प्रयास किया कि डॉलर जब आता है और फिर उसको आप, डॉलर आता है तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ गया, ठीक है। यस सर, और यस यही सर, एग्जैक्टली हमको एक्सपोर्ट, जब हम अपने करेंसी को की वैल्यू घटाते हैं, अभी मानो आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हमको अमेरिका से सामान परचेज करना है तो इसी डॉलर की जरूरत होगी, हमारा रुपया वहां नहीं चलेगा। गांधी जी की वैल्यू जो है ना वो भारत के बॉर्डर तक ही है, ठीक है। गांधी जी की वैल्यू तो है, नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, गांधी जी की वैल्यू तो इंटरनेशनल लेवल पर है, गांधी जी के नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। नोट्स पे जो होते हैं ना, तो नोट्स की वैल्यू कोई नहीं है अमेरिका में, तो हमको क्या करना है कि हमको डॉलर होना है। डॉलर अगर होगा तो हम अमेरिका में कोई परचेजिंग कर पाएंगे, एक बात तो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात जो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट करने से देश में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो जब ये मानव ने बताया कि जब हम एक्सपोर्ट किए और हमारे पास पैसा है और जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में, तो देखो अगर मान लो कि आईयूसी बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है और आईयूसी ने एक्सपोर्ट किया, डॉलर आया, डॉलर को उसने एक्सचेंज किया, तो आईयूसी के पास कितना पैसा पड़ गया, मतलब आईयूसी की जो इनकम है और देश की जो नेशनल इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन उठता है कि एक्सपोर्ट करने से हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द नेशनल इनकम, और तो इसको आप इस तरीके से समझा सकते हो, परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगा, भारत में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, भारत में बाकी जो है इकोनॉमिक, जो भी इंडियन इकोनॉमी पर उसका जो इम्पैक्ट हो सकते हैं ना, उन सारे इम्पैक्ट्स को आप रिलेट कर सकते हो। आर पॉइंट, मनी सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा, सारी चीजों को आप रिलेट कर सकते हो, राइट? बोलो भाई। यस सर। हाँ चलो कंटिन्यू बेटा। सो अब हम एक एक ये लेते हैं, ये बैंक है, ठीक है, ये अब हम गए, हमें जाना है, बोल रहे हैं कि हमें अमेरिका घूमने जाना है। अब हम जाएंगे, हम बोलेंगे भी हमें $5 दो, मतलब $5 में तो चलो कुछ नहीं होगा, ये एज्यूम कर लो, $5 दो, हमें जाना है अमेरिका घूमने। बैंक बोलेगा ठीक है, लाओ ₹500, हमने बैंक को दे दिए 500 और वहां से लिए डॉलर्स, ठीक है। हम फिर 2-3 महीने बाद फिर आए वापस, हमने कहा भाई हमें वापस घूमने जाना है, हमें $5 और दो। अब बैंक बोल रहा है कि ठीक है, $1000, $1000 दो। तो पहले हमने ₹500 दिए थे, अब हम दे रहे हैं 1000, हमने 1000 दे दिए, $5 लिए। तो ध्यान से देखो, पहले हमने सिर्फ ₹500 दिए थे बैंक को, अब हमने दिए 1000। तो जो ये हो रहा है ना कि हमारे कंट्री की, डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी बढ़ रही है, इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये डेप्रिसिएशन हुआ है। और जो यूएसए की हुई है वो एप्रिसिएशन हुई है, हमारे कंट्री की हुई है डेप्रिसिएशन, हमारे ₹500 बढ़ गए ना, वैल्यू पहले से ज्यादा हो गई है, तो ये डेप्रिसिएशन हुआ है, और उसके लिए अमेरिका। अब यही अगर हमारा 1000 से 500 होता, 1000 से 500, तो हमारी कंट्री की वो होती है एप्रिसिएशन, और वो होती अमेरिका की डेप्रिसिएशन होती, ठीक है। तो मतलब ये है कि एप्रिसिएशन में जब डिमांड ज्यादा होती है तो एप्रिसिएशन होती है, और सप्लाई ज्यादा होती है तो डेप्रिसिएशन होती है। और अब एप्रिसिएशन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट कराएं, जैसे अभी मैंने बताया था ना आपको, जैसे ये गुड हमने एक्सपोर्ट कराया था, ठीक है, तो एप्रिसिएशन हुई थी, हमारे पास रुपीज आए थे, तो मोर एक्सपोर्ट, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वाले अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे उससे एप्रिसिएशन होती है। लोन बाई इंडियन कंपनी, अब लोन है इंडियन तो डॉलर देंगे और रुपीज लेंगे, है ना, तो इससे होगी। और डेप्रिसिएशन किससे होती है, मोर इम्पोर्ट से, ज्यादा इम्पोर्ट कराएंगे तो डेप्रिसिएशन होगी। लोन रीपेमेंट, लोन हमें वापस जब देना है तो इससे होता है। अब आप लोग ये, इससे आप समझ रहे होगे कि एप्रिसिएशन बेनिफिशियल है और जो डेप्रिसिएशन है वो उतना बेनिफिशियल नहीं है, वो लॉस में है। पर आप ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, देखते हैं क्यों। तो मान लो अब कोई $5 की चीज है, हमने वो एक्सपोर्ट कराई, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दी, मतलब तो हमने एक्सपोर्ट की 1000 की है, 5 मतलब रुपीज में 1000 की है, कर दी हमने। और अगर हम थोड़े टाइम बाद और करें, अब वो 500 की जिसकी वैल्यू 500 रह गई है,
तो हमने वो बाद में 500 में की। पहले हमें कितने मिल रहे थे, पहले 1000 रुपीज मिल रहे थे, है ना, अब मिल रहे 500, तो ये एक तरह से 500 का लॉस है ना, एप्रिसिएशन हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन में हमें क्या हुआ, 500 का लॉस हुआ है। पहले हमें 1000 मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं सिर्फ 500। तो डेप्रिसिएशन जो है वो बेनिफिशियल होता है एक्सपोर्टर्स के लिए, डेप्रिसिएशन इज मोर बेनिफिशियल, एप्रिसिएशन नहीं आता है। अब मान लो इंपोर्टर्स का लेते हैं, ये तो मैंने बता दिया एक्सपोर्टर्स का, इंपोर्टर्स का लेते हैं। इंपोर्टर है, वो पहले $5 में 500 की इंपोर्ट करा चीज, और अब $5 में 1000 की करा रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुई है, ठीक है। तो पहले 500 की करा रहा था, अभी 1000 की करा रहा है। इंपोर्ट्स क्या हो गए, महंगे हो गए, है ना, डेप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्ट्स हो गए महंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट्स महंगे हुए, देखो पहले 500 का था, अभी 1000 का हो गया। तो जो ये डेप्रिसिएशन है, ये इंपोर्ट्स को डिस्करेज करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स को ज्यादा करता है, और एक्सपोर्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम जितना अपना गुड्स बाहर बेचेंगे उतनी फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, ठीक है। जैसे लोन रीपेमेंट है, अगर डेप्रिसिएशन हो रही है ना, लोन रीपेमेंट करना है, अब मान लो लोन रीपेमेंट करना है हमें 65 लाख का, ठीक है, पर अगर करेंसी बढ़ गई अभी 70 लाख का करेंगे, तो हमारे 5 लाख का बेनिफिट हुआ है ना। तो डेप्रिसिएशन अभी कुल मिला के में क्या दिख गया कि डेप्रिसिएशन इज बेनिफिशियल, पर डेप्रिसिएशन अच्छा है, ठीक है, पर अब वही होती है, हर चीज की लिमिट होती है। अगर हम ज्यादा डेप्रिसिएशन करेंगे, एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, तो लॉस इन फेथ ऑफ करेंसी हो जाएगा, ठीक है। लॉस, अब देखो मान लो कि अमेरिका में कोई बंदा है, उसने 1 करोड़ रुपए लेके बैठे हुए हैं इंडिया, ठीक है, अब $40 चल रही है एक वैल्यू, ठीक है, उसके हो गए कुछ $2.5 लाख हो गए, अब बढ़ गई है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो गई है, $70 हो गया, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज हो गए, तो अब सिर्फ 1.5 लाख रह गए। फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे यार इंडिया में तो वैल्यू घट रही है, इंडिया में लगा के कोई फायदा नहीं, अब इंडिया में हम नहीं रखेंगे। तो इससे क्या होगा, एक्सेसिव डेप्रिसिएशन से जो कंट्री की वो है करेंसी, उसमें फेथ लॉस कर देंगे, लोग बोलेंगे अरे नहीं यार ये तो गिरी हुई करेंसी है, यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जो मेन हमारा टॉपिक है, स्लाइट डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी इज गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है, ज्यादा नहीं हर चीज, तो डेप्रिसिएशन बेनिफिशियल है। थैंक यू सर, यही था। अगर किसी को कोई समझ नहीं आया कुछ पॉइंट तो पूछ ले प्लीज। चलो, तो मानव ने पूरी तैयारी किया हुआ था कि उसको आज बहुत सीरियसली उन्होंने लिया, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस एटीट्यूड ऑफ मानव। और मानव ने ये बताने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कैसे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन अफेक्ट करते हैं। और उन्होंने बताया कि अगर डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है, पहली बात तो ये दिमाग में रखना है कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन वर्ड किस तरह के सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं। तो उन्होंने चर्चा की कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो सिस्टम होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो आयुष ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी के साथ फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। वहाँ पर एक दो क्वेश्चंस निकलते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट सिस्टम और रियल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और जहाँ पर हमने चर्चा किया कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, जब हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ फिक्स करते हैं, और जब हम प्राइस लेवल की तुलना करते हैं फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसीज के बीच में, तब वो क्या हो जाता है, वो रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है, वो कहलाता है। तो मानव ने कहा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में किस प्रकार, अगर ये दोनों वर्ड जो यूज होते हैं, एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, अगर डिप्रिसिएशन हो डोमेस्टिक करेंसी का, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है दूसरे करेंसी के साथ, ठीक है। और जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी तो हम क्या होगा कि बाहर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बाहर के लोग हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान परचेज करेंगे, मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारे पास इनफ्लो ऑफ करेंसी ज़्यादा होंगी, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, डिमांड। और इसी तरह एप्रिसिएशन में जस्ट रिवर्स होगा, हमारे लिए अगर डिप्रिसिएशन होता है तो हमारे लिए, अगर एक्सपोर्ट सस्ता होता है हमारा, ठीक है, फॉरेनर्स के लिए, तो हमारे लिए इंपोर्ट महंगा हो जाता है। और इसका जस्ट वाइस वर्सा एप्रिसिएशन के केस में। तो हमको ये देखना है कि हमको हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेचर कैसा होता है, और उसके बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा ये डिप्रिसिएशन अच्छा है या बुरा है। चलिए, ये पॉइंट हो गया था। नेक्स्ट स्लाइड किसका है, फिर फास्ट। नेक्स्ट स्लाइड किसका बेटा, चिल्ड्रन, मानव, तानिया, किसका सर है ये नेक्स्ट स्लाइड? दिया था आपने।
क्या बेटा, इतना ही दिया था? यस सर। ओके सुरजीत, नाउ यू कम टू दैट। सुरजीत, निशांत, यस सर। हाँ बोलिए, व्हाट इज योर टेक? सुरजीत, निशांत, निशांत यस सर। बोलिए बेटा। निशांत, not ready?